हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एनआरई न्यूज़ चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दो रूल्स अभी नोटिफाई किए हैं। एक चेंज इन लॉ के ऊपर है और दूसरा मस्ट रन स्टेटस पावर प्लांट के ऊपर है। जो चेंज इन लॉ पर जो है ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा ये जो भी आज का वीडियो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 ऑन प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मस्ट रन पावर प्लांट, इस नाम से। इसके बारे में डिटेल इस रूल्स में है क्या चीज़, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये रूल्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अभी हम एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो कर्टेलमेंट का इशू है या अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं कर्टेल किए जा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। जबकि ऑलरेडी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब मेनली जो आपके सोलर विंड हाइब्रिड और जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं ऑलरेडी इनको मस्ट रन पावर प्लांट का स्टेटस मिला हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड 2020 में। मस्ट रन स्टेटस का जो प्लांट मिला हुआ है, इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है वो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट को जो पावर है इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ओवर अदर जनरेटर्स। जो कन्वेंशनल पावर प्लांट हैं उनके ऊपर इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। इनको किसी भी कॉमर्शियल एंगल से हम इनको शेड्यूल नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई टेक्निकल रीजन ना हो। मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम में, पावर इवैक्यूएशन में जब तक कोई टेक्निकल रीजन है तब तक हम इनको कॉमर्शियली या इकोनॉमिकली हम इनको शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। और जो टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स में बेसिकली क्या आता है, अगर सिस्टम में ट्रांसमिशन सिस्टम में कंजेशन हो या ट्रांसमिशन सिस्टम अनअवेलेबल हो तब भी टेक्निकल रीजन से हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है? कर्टेलमेंट का मतलब ये होता है कि जो पावर प्लांट है उनसे पावर नहीं लेना या उसको रेगुलेट करना, मतलब कम लेना। कर्टेलमेंट रिफर्स टू एन एक्शन अंडर विच द ऑफटेक ऑफ द जनरेटेड पावर इज रिस्ट्रिक्टेड और डिनाइड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ द प्लांट्स आउटपुट। अगर मान लीजिए 10 मेगावाट का पावर प्लांट है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो बोले कि नहीं 10 मेगावाट अभी मुझे नहीं चाहिए, जो भी पावर जनरेट हो रही है मुझे 5 मेगावाट के इक्विवेलेंट ही पावर प्लांट चाहिए, तो उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो है मस्ट रन मीन्स द एसएलडीसी एंड डिस्कॉम हैव टू प्रायोरिटाइज द इवैक्यूएशन ऑफ आरई पावर, जैसे मैंने कि आपको बताया है। और अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मस्ट रन स्टेटस के बावजूद भी कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो बहुत ज़्यादा, खासकर तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो फिर भी इसका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। क्यों? क्योंकि इसको लेकर के जो कर्टेलमेंट का इशू है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और डिस्कॉम्स के ऊपर, क्योंकि इसको पब्लिक डोमेन में अगर हम लोग, मैंने भी इस पर रिसर्च किया, पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा पब्लिक डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर ये बात आ रही है तो फिर मस्ट रन स्टेटस का पावर प्लांट मिलने के बावजूद भी कर्टेलमेंट क्यों हो रही है? तो इसके दो तीन जो मेजर रीजन है। एक तो जो पुराने पीपीएज जो हैं जो सोलर और विंड के, वो जनरली हायर टैरिफ पर हैं, तो वो एक कॉमर्शियल एंगल बनता है, इकोनॉमिकल एंगल बनता है, उस बेसिस पर उनको वहाँ पर कर्टेल करते हैं। आंध्र प्रदेश में पीपीए का डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें जो पुराने जो पीपीए थे जो हायर टैरिफ पर जो हुए थे, बीडिंग के थ्रू जो सोलर में थे और जो विंड में जो फीड इन टैरिफ पर जो साइन हुए थे पीपीए, उसको स्टेट्स ने बोला कि नहीं आप कम पर दीजिए, 434, 444, 445 पर करने के लिए बोला था, जिसको लेकर के डेवलपर्स कोर्ट में चले गए हैं। तो बताया जा रहा है कि उसकी वजह से भी, उसको लेकर के भी जो वहाँ पर है कर्टेलमेंट की जा रही है विदाउट गिविंग एनी रीजन। हालांकि टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है, तो इसके बावजूद भी कर्टेलमेंट की जाए, तो ये सब इशू चल ही रहा है इसमें। और दूसरा एक टेक्निकल रीजन भी हो रहा है, जो एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग आज की डेट में 388 गीगावाट अगर टोटल प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी जो कंट्री की है 388 गीगावाट है। और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें जिसमें लार्ज हाइड्रो के इंक्लूड नहीं करते हैं तो 100 गीगावाट ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। और अगर लार्ज हाइड्रो के इंक्लूड करते हैं तो 148 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ते जा रहा है एनर्जी मिक्स में, और सोलर और विंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और खासकर सोलर तेज़ी से शेयर बढ़ता जा रहा है। तो एक टेक्निकल रीजन भी है जिसकी वजह से कर्टेलमेंट का इशू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कर्टेलमेंट अफेक्ट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फॉर
डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर। ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर प्लांट लगाता है, प्रोजेक्ट लगाता है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से टैरिफ फाइनली कोट की जाती है। अगर वो कर्टेल किया जाएगा तो वो उस कैलकुलेशन में नहीं रहता है, तो प्रोजेक्ट अनवाइबल हो सकता है, लोन रीपेमेंट करने में इशूज हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। जिसे बताया कि अनएंटिसिपेटेड कर्टेलमेंट निगेटिवली इम्पैक्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। प्रोजेक्ट अनवाइबल भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कर्टेल किए जा रहे हैं। तो कर्टेल करने का मतलब ये है कि उसके इक्विवेलेंट जो है पैसा आपको नहीं आएगा, सो दैट कि आपकी वाइबिलिटी प्रोजेक्ट की कम हो सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं जो कर्टेलमेंट करके, तो सबसे बड़ा इफेक्ट है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट है, खासकर सोलर और विंड, इनकी जो टैरिफ होती है सिंगल पार्ट टैरिफ होती है। सिंगल पार्ट टैरिफ और ड्यूअल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जो कन्वेंशनल पावर प्लांट होते हैं वो 2 पार्ट टैरिफ होता है, जिसमें कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो अगर वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, अगर वहाँ पर उनको रेगुलेट किया जाता है, पावर को कर्टेल किया जाता है, तो उस केस में उनको फिक्स कॉस्ट तो मिलना ही मिलना है और वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगा। बट इस सोलर और विंड वाले पावर प्लांट में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में अगर कर्टेल की जा रही है तो पूरा सिंगल पार्ट ही टैरिफ है, और सिंगल पार्ट टैरिफ जनरली फिक्स होता है 25 ईयर्स के लिए जो प्रोजेक्ट लाइफ है। तो उसमें पूरा पैसा ही नहीं मिलेगा अगर ड्यू टू द टेक्निकल रीजन दिखा करके। हालांकि जितने भी SLDC और जो डिस्कॉम होते हैं जो कर्टेलमेंट कर रहे हैं, तो टेक्निकल रीजन ही दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं कि कॉमर्शियल इशूज है या जो भी रीजन है। तो इसलिए अनवाइबिलिटी बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की, सिंगल पार्ट टैरिफ है। और इस इशूज़ को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बहुत बार स्टेट्स गवर्नमेंट को लिखा है कि नहीं, मस्ट आप जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो है मस्ट ऑन स्टेटस को आप इसको एडहेयर करिए। और इसमें बहुत सारे पिटीशंस भी फाइल हुई हैं रेगुलेटर के पास, और ख़ासकर तमिलनाडु को केस के लेकर के। तो वहाँ पर जो सोलर एसोसिएशन है तमिलनाडु का, क्योंकि वहाँ पर कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। वहाँ पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में विंड भी काफ़ी है और सोलर भी काफ़ी लगा हुआ है। तो कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल रीजन तो आ ही जाता है, और ऐसे भी अगर लोड अगर कम है तो उस केस में रेगुलेट करना पड़ता है पावर सप्लाई को। तो रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो इकोनॉमिकल रीजन होता है गवर्नमेंट उसी को, चाहे SLDC है जो डिस्कॉम है उन्हीं को करता है। बट उसमें अगर जो पुराने PPA हैं जिनका टैरिफ ज़्यादा है, विंड क्योंकि तमिलनाडु में विंड पहले के लगे हुए हैं तो उनका टैरिफ ज़्यादा है, और सोलर भी वहाँ पर कुछ लगे हुए हैं जो जिनका टैरिफ ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए बोला जाता है। तो वो एक इशूज है। तो इसको लेकर के जो सोलर एसोसिएशन है वहाँ सबसे पहले रेगुलेटर के पास गया कि जो भी कर्टेल किया गया है मुझे उसके लिए डीम्ड जनरेशन दिया जाए। तो रेगुलेटर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी उसमें एग्रीमेंट में नहीं है, कुछ ऐसा लॉ में भी नहीं है, रूल्स में भी नहीं है कि जिसकी वजह से हम आपको डीम्ड जनरेशन का जो कर्टेल किया है उसके इक्विवेलेंट डीम्ड जनरेशन का पैसा दे दें। इसके अगेंस्ट में रेगुलेटर जो है जो रेगुलेटर के ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर एप्टेल के पास गए। तो एप्टेल ने पोसोको को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। तो पोसोको ने रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बताया कि जो भी कर्टेलमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड को लेकर के 1 मार्च से लेकर 30 जून 27 को जो कर्टेलमेंट हुई है, तो कर्टेलमेंट में जो मेजॉरिटी जो ड्यूरेशन था, मेजॉरिटी ड्यूरेशन कॉमर्शियल था, ना कि टेक्निकल रीजन था। बहुत थोड़े से ही कुछ इंस्टेंस थे जहाँ पर टेक्निकल रीजन था। तो उसके बेसिस पे एप्टेल ने ये ऑर्डर दिया कि ठीक है, जो भी कर्टेलमेंट हुई है उसका 75% जो PPA टैरिफ था उसको आप उस पर पीरियड को कंपनसेट करिए। और इस ऑर्डर को लेकर के फिर वहाँ पर जो रेगुलेटर ने उसने दोबारा पोसोको को कुछ ड्यूरेशन के लिए फिर दोबारा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कर्टेलमेंट की इश्यूज़ को लेकर के, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स, रिच स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, मैंने आपको बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब में कर्टेलमेंट के इशूज आ रहे हैं। और मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए बहुत एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, बट ये इशूज है। तो इन्हीं सब इशूज को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रूल्स अभी नोटिफाई किए हैं। तो ये जो रूल्स की जो बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 अभी इसने नोटिफाइड किए हैं, तो दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मस्ट रन पावर प्लांट्स रूल्स 2021 and it was notified by Ministry of Power on 22nd October 2021 under subsection 1 read with clause Z of subsection 2 of section 176 of the Electricity Act 2003। अब इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और इस रूल्स में बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोक्योरर के बारे में भी डिफाइन किया हुआ है।
तो क्या इंटरमीडिएट प्रोक्योरर है? इट मीन्स एन इंटरमीडिएट कंपनी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट between the distribution licensee and generating company required either to aggregate the purchased up electricity from the different generators and sell it to the distribution licensee or to enhance the credit profile. जैसा कि अभी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटिंग एजेंसी है, ये काफ़ी बिडिंग कर रहे हैं और ये इंटरमीडिएट प्रोक्योरर की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं ये। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो रूल्स अभी नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, तो किस सेक्शन का अंतर्गत किया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, तो उसमें सेक्शन 176 का मेंशन है। तो सेक्शन 170 में है, 176 में है क्या चीज़? तो सेक्शन 176 में मेंशन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो इसमें देखिए 176 में क्लियरली जो लिखा हुआ एक्ट में, तो इसी रूल्स सेक्शन के अगेंस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है रूल्स बना सकती है। और सब सेक्शन 1 में क्या मेंशन है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification makes rule for carrying out the provision of this act, right? और सब सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely इसमें क्लॉज A 1 2 3 पूरा Z तक दिया हुआ है, जिसमें कि क्लॉज Z में बनाया गया रूल। तो क्लॉज Z में क्या है? क्लॉज Z एनी अदर मैटर्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट है क्लॉज जेड। तो इसी स्टेटमेंट, इसी क्लॉज का सहारा लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रूल अभी नोटिफाई किया है। अब हम बात करते हैं इस रूल्स में, जो मैंने बताया कि बेसिकली दो चीज़ों का मेंशन है, एक तो मस्ट एंड पावर प्लांट स्टेटस को लेकर के है और दूसरा इंटरमीडिएट प्रोक्योरर के लेकर के। तो मस्ट एंड पावर प्लांट का क्या मेंशनड है, क्या क्लियरली डिफाइंड है, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो बताया हुआ मस्ट एंड पावर प्लांट को लेकर के अ विंड सोलर हाइब्रिड or hydro power plant in case of excess power leading to spillage or a power plant from any other sources as may be notified by the appropriate government। क्लियरली बताया, जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड में भी मेंशन है, यहाँ भी रूल्स में क्लियरली बताया है कि जो विंड सोलर हाइब्रिड और हाइड्रो पावर प्लांट जो भी है, या कोई रेगुलेटर और बताता है कि ये भी मस्ट एंड पावर प्लांट की स्टेटस की कैटेगरी में आता है, तो ये पावर प्लांट मस्ट एंड पावर प्लांट है। These plants shall not be subjected to curtailment or regulation of generation or supply of electricity on account of merit order dispatch or any other commercial consideration। इसमें इनकी जो पावर सप्लाई है, इनको आप कमर्शियल रीजन से या मेरिट ऑर्डर डिस्पैच जो है, इसकी बेसिस पे आप इनको कर्टेल नहीं कर सकते हैं या इनकी सप्लाई को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए क्लियरली बताया हुआ है, it may be curtailed or regulated in event of any technical constraint in the electricity grid or for reasons of security of electricity grid as per the Indian Electricity Grid Code shall be followed। अगर आप रेगुलेट भी कर रहे हैं या कर्टेल भी कर रहे हैं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड को फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई टेक्निकल रीजन है या टेक्निकल कंस्टेंट है सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, तभी आप इसको कर्टेल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर आप कर्टेल भी कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। फोर्थ में देखिए, आप देख सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ सप्लाई कंपनसेशन शैल बी पेबल बाय द प्रोक्योरर एट द रेट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट फॉर परचेज और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई टेक्निकल कंस्टेंट नहीं है ग्रिड में और आप फिर भी कर्टेल किए जा रहे हैं, तो जो भी आप कर्टेल करेंगे उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्लियरली बताया हुआ है इसमें। फिफ्थ में, अगर टेक्निकल कंस्टेंट है, मान लीजिए एक्चुअल में टेक्निकल कंस्टेंट है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिया हुआ है? फेयर इन द इवेंट ऑफ एनी टेक्निकल कंस्टेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और फॉर रीजन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, प्रोक्योरर गिव्स द नोटिस फॉर कर्टेलमेंट ऑफ द मस्ट एंड पावर प्लांट इन एडवांस prior to the start of the day ahead market or real time market or any other product introduced from the time to time in the power exchange. The must and power plant shall sell the electricity not scheduled by the procurer in the power exchange। इसमें पता है कि अगर मान लीजिए टेक्निकल कंस्टेंट है भी ग्रिड में या सिस्टम में, तो आप उसको एडवांस में बताइए, जो पावर प्लांट है उसको आप एडवांस में बताइए कि सो दैट कि वो पावर एक्सचेंज में, ये जो बहुत सारे जो इसमें पावर एक्सचेंज में जो टूल्स हैं बहुत सारे, उस टूल्स के यूज़ करके अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर एक्सचेंज में सेल कर सकता है। नेक्स्ट है, द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सच मस्ट पावर प्लांट
from such sale of electricity in the power exchange after deducting actual expenses paid for the sale in the power exchange, if any, shall be adjusted against the compensation payable by the procurer. अब देखिए, अब इसमें आप एक्चुअल कर्टेलमेंट टेक्निकल रीजन है और कर्टेलमेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप जनरेटर को पहले से एडवांस बता देते हैं, एडवांस जनरेटर अगर जो है पावर एक्सचेंज में सेल करता है, तो जो सेल करने के बाद जो इसमें जो एक्सचेंज के जो भी अपने एक्सपेंडिचर होते हैं सेल करने वाला, उसको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट होता है उसको कर्टेलमेंट या जो भी जो शेड्यूल पावर की गई है उसके अगेंस्ट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर आपका जो भी पीपीए रेट है और पीपीए रेट में जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट जो आपको पैसा मिलता है अगर पावर जनरेट करते हैं, एक तो ये केस हो गया। दूसरा, आप चूँकि टेक्निकल रीजन से रेगुलेट हो रही है चाहे कर्टेल हो, तो उसके लिए पावर एक्सचेंज में बिजली बेच रहे हैं। तो पावर एक्सचेंज में बिजली बेचने के बाद या तो आप एक्सेस जितना पीपीए के टैरिफ के हिसाब से अब ज़्यादा अमाउंट हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो जो भी होगा, अगर मान लीजिए आप एक्सचेंज में बेच रहे हैं और पीपीए के इक्विवेलेंट के हिसाब से जितनी पैसा मिलना था, जो भी अमाउंट मिलना था, उससे अगर कम मिल रहा है तो जो डेफिसिट होगा, बेसिकली डेफिसिट जो है वो आपको जो प्रोक्योरर है उसको कंपनसेट करेगा आपको मंथली बेसिस पे। और मान लीजिए आप एक्सचेंज में ज़्यादा रेट मिल गया, आपको ज़्यादा अमाउंट मिल गया, तो वो भी आप इसको एडजस्ट करेंगे प्रोक्योरर के साथ। और जो एडजस्टमेंट है जो फाइनल जिसमें एक्सेस रियलाइजेशन अमाउंट ड्यूरिंग अ मंथ फ्रॉम द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर एक्सचेंज इफ एनी शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ और मंथ्स। और द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट इफ एनी shall be paid by the must and power plant to the procurer within 1 month of the close of the financial। अगर ज़्यादा है तो आप प्रोक्योरर को जो है आप रिटर्न करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब ये तो मस्ट एंड स्टेटस को लेकर के क्लियरली बताया हुआ है कि अगर टेक्निकल रीजन से अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप बताइए जनरेटर को एडवांस में। जनरेटर क्या है, पावर एक्सचेंज में इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा और जो सेल के बाद जो भी अमाउंट रियलाइज होगा या तो जो पीपीए रेट के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो भी एडजस्ट करेगा प्रोक्योरर के साथ, अगर कम होगा तो प्रोक्योरर जो है उसको कंपनसेट करेगा। अब इसमें इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर को लेकर के जो इसमें रूल्स में बताया हुआ है, तो इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर टू प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। अब इसमें क्या है, इस रूल्स में हम देख लेते हैं। द इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर एन एजेंसी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ बिडिंग in accordance with the guidelines issued by the central government under section 63 of the act for sale of one or more distribution licensee। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इंटरमीडिएट प्रोक्योरर को नॉमिनेट करेगी, जिसके बिहाफ पर जो इंटरमीडिएट प्रोक्योरर है वो बिडिंग टेंडर करेगा, बिडिंग करेगा अंडर सेक्शन 63। और उसके अंडर सेक्शन 63 में जो गाइडलाइंस है, क्योंकि सोलर के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, विंड के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, सोलर विंड हाइब्रिड के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है। ये जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 63 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नोटिफाई किया है उसको लेकर के ये बिडिंग करेगा और उस बिडिंग के बाद जो भी रियलाइजेशन होगा एक्चुअल जो आएगा उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को या डिस्कॉम को वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें सेल कर सकता है। मतलब कहने मतलब कि प्रॉपर जो है आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड बताया कि जो इंटरमीडिएट प्रोक्योरर सेल बी डीम टू बी ट्रेडर की तरह भी काम करेगा और एट प्रेजेंट अभी हो भी रहा है। अगर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की हम लोग बात करते हैं तो सेकी जो है, जिसको हम सेकी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में पीएसयू है, ये काफ़ी सोलर और विंड को लेकर के टेंडर निकाला हुआ है और ये इंटरमीडिएट प्रोक्योरर की तरह ही काम करता है। जो जनरेटर है उसे पीपीए साइन करता है, पावर परचेज एग्रीमेंट, और डिस्कॉम के साथ पावर सेल एग्रीमेंट पीएसए साइन करता है। और इसके लिए जिसमें ट्रेडिंग मार्जिन 7 पैसा पर यूनिट अभी जो है ये ट्रेडिंग मार्जिन में, तो ये एज ए ट्रेडर की तरह भी काम करता है, डीम टू बी ए ट्रेडर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मस्ट एंड पावर प्लांट एंड सेलिंग द सेम टू वन और मोर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। एक या ज़्यादा डिस्काउंट को भी बेच सकता है। इन केस ऑफ ए बिड ऑन द बकेट फिलिंग बेसिस where multiple generating company as a successful bidder are selected at different rate in order to meet the full quantum of electricity specified in the bid, the weighted average of all the selected bids shall be resultant bid rate of that bid and power may be offered by the intermediate procurer or trading licensee for sale at the said resultant bid rate to the procurer। तो थोड़ा सा ये आपको मैंने आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसमें बताया भी है कि एक्चुअली बकेट फिलिंग मेथड क्या होता है,
वेटेड एवरेज क्या है, कहने का मतलब कि कोई अगर कंपनी इंटरमीडिएट प्रोक्योरर है, वो टेंडर निकालती है 500 मेगावाट के लिए, 500 मेगावाट में 5-6 बिडर्स सेलेक्ट होते हैं और सबके टैरिफ अलग अलग हैं, तो उन सारे टैरिफ का जो उस बिड के लिए जो वेटेड एवरेज टैरिफ होगा वो सबके लिए सेम हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो जाएगा। और 5 कंपनियाँ यहाँ से मान लीजिए 6 डिस्कॉम को पावर सप्लाई बेच रहा है वो, तो जो वेटेड एवरेज टैरिफ होगा उसी टैरिफ पर सबको बेचेगा। ये नहीं कि अगर किसी ने दूसरा कोट किया तो वो टैरिफ नहीं, उस पर्टिकुलर टेंडर का जो भी वेटेड एवरेज टैरिफ निकल के आएगा वो डिस्कॉम को ऑफर करेगा, न कि जो लोवेस्ट टैरिफ है वो किसी एक डिस्कॉम को दे देगा और जो उसमें जो उस पर्टिकुलर बिट्स का जो हाईएस्ट टैरिफ है किसी और दूसरे को दे देगा, ऐसा नहीं है। और जो प्रोसेस जो फॉलो होगा इसमें बकेट फिलिंग वाले मेथड्स में करेगा। तो व्हाट इज़ द बकेट फिलिंग प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है और वेटेड एवरेज क्या है, मैं आपको भी बताता हूँ नेक्स्ट। अभी देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई कंपनी है, इंटरमीडिएट प्रोक्योरर है, वो 500 मेगावाट के लिए बिड्स निकालती है और जिसमें कि 8 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं रिवर्स ऑक्शन में और अपने अपने जो है अपने अपने टैरिफ जो है बिड्स ऑफर करती हैं। तो मान लीजिए जो बिडर्स है, ए कंपनी जो है 200 मेगावाट के लिए रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वो टैरिफ कोट करती है 2.45 पर यूनिट। जो कंपनी बी है वो 100 मेगावाट के लिए ऑफर करती है 2.46। ऐसे ही कंपनी सी जो है 50 मेगावाट के लिए ऑफर करती है 2.47। डी जो है 100 मेगावाट के लिए करती है 2.48 पे। जो ई है 200 मेगावाट करती है 2.49 पे। इसी तरीके से एफ कंपनी है 100 मेगावाट 2.5, ऐसे बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं एच तक जो है 2.52 पर। तो 8 कंपनियां जो है रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और अपने कैपेसिटी के साथ ये टैरिफ जो कोट कर रही हैं। चूँकि कैपेसिटी टोटल 500 मेगावाट है, तो बकेट फिलिंग मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम उस बिड्स को लेते हैं जो कि जिसने सबसे लोवेस्ट टैरिफ ऑफर किया है। तो सबसे पहले लोवेस्ट टैरिफ ऑफर किसने किया है, ए ने। तो ए का जो 200 मेगावाट है, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है इससे कौन ऊपर है, तो फिर बी कंपनी आती है, उसने 2.46 किया लोवेस्ट। तो उसके बाद हम बी को सेलेक्ट करते हैं, उसने 100 मेगावाट किया। सेम ऐसे बढ़ते जाते हैं, इसको बकेट फिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर कंपनी सी के पास आते हैं, बीडर्स के पास, हम देखते हैं फिर उसके बाद टैरिफ कौन सा है, तो 2.47 पे है लोवेस्ट, उसने कितना किया, तो 50 मेगावाट। तो ऐसे करते हैं डी, इसी तरीके से हम ई पे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं 500 जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। तो हम देखते हैं कि जैसे कंपनी डी तक कितना हो गया, 200, 300, 400, 450 हो गया। अब कंपनी ई ने जो ऑफर किया 200 मेगावाट किया 2.49 पर, तो चूंकि इसको बकेट फिलिंग मेथड से केवल इसके पास केवल 50 मेगावाट ही मिलेगा, 200 मेगावाट पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि 500 मेगावाट बिड की कैपेसिटी है। तो इसको बकेट फिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद एफ जी एच जो कंपनी इसको नहीं मिलेगा। तो आप देखा मैंने इसमें बताया ई में ओनली 50 मेगावाट विल बी एलोकेटेड टू द बिडर ई। तो दिस इज द बकेट फिलिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की। तो अभी देखिए कंपनियों ने जो है ना, ये 5 कंपनियां हो गई, ए बी सी डी ई, इतनी बिड कैपेसिटी और इतना टैरिफ है। तो अब इनका जो पूरे टैरिफ का जो है वेटेड एवरेज क्या होगा आप देख सकते हैं। तो 200 है, तो टोटल जो है आप इसमें मैंने बताया भी है कि व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ दिस बिड। तो ए ने 200 मेगावाट किया है, टैरिफ 2.45 है, तो 200 इंटू 2.45 490 हो गया। बी आपका 100 है, टोटल ऐसे ही निकल के आ रहा है। तो टोटल द वेटेड एवरेज इक्वल टू जेड, एवरेज इक्वल टू जेड बाई एक्स, जो है एक्स इंटू वाई। तो 2.464 वेटेड एवरेज निकल के आ रहा है इसमें। तो इस पूरे बिड की अगर हम लोग बात करें, 500 मेगावाट का कोई इंटरमीडिएट प्रोक्योरर ने बिड निकाला है, तो उसमें 5 कंपनियां सेलेक्ट होती हैं, ए बी सी डी ई। आप उसमें बकेट फिलिंग मेथड के माध्यम से पूरे बिड का जो वेटेड एवरेज है वो 2.464। अब 500 मेगावाट का टोटल बिड्स प्रोसेस फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोक्योरर है वो डिस्कॉम को पावर सेल करेगा। तो इसमें जो सेल करेगा डिस्कॉम को, तो ये इस रेट पर करेगा 2.464 पे। ये क्लियरली बताया उसमें, जो पूरे बिट का जो वेटेड एवरेज होगा उसी पर। अब इसमें कोई किसी डिस्कॉम को हो सकता है कि 100 मेगावाट लेना है, किसी को 200 मेगावाट लेना है, किसी को 300 मेगावाट लेना है। तो टोटल 500 मेगावाट जो है इस बिट्स में डिस्कॉम को ऑफर कर सकता है विद द वेटेड एवरेज टैरिफ ऑफ 2.464। तो आप समझ गए होंगे क्या बकेट फिलिंग मेथड है और वेटेड एवरेज क्या है इस पर्टिकुलर बिट का। अब इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोक्योरर के बारे में और बताया वो 4th नंबर पर है। द मैनर ऑफ रिजल्टेंट बिड रेट शैल बी एप्लीकेबल टू एग्रीमेंट्स इंटर्ड इनटू बिटवीन द इंटरमीडिएट प्रोक्योरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर्स selected in the bidding process conducted under the guidelines issued by the central government under section 63 of the act।
इसमें बताया कि इस रूल से पहले अगर पहले ही एग्रीमेंट हो गया है और वो जो है पूरा ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस को फॉलो किया गया अंडर सेक्शन 63, तो ये एप्लीकेबल होगा, वो उस पर भी जो है वो उसको वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट कमीशन ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी मे अडॉप्ट द वेटेड एवरेज टैरिफ आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसेंट। ऑलरेडी जो है अंडर सेक्शन 63 में जो एप्रोप्रिएट कमीशन होता है, CERC या जो स्टेट रेगुलेटर्स होते हैं, उनको ये मैंडेट है टैरिफ एडॉप्ट करने का, उसमें कुछ अलग से नहीं है, उनको एडॉप्ट करना ही पड़ता है अंडर सेक्शन। अगर पूरा उसमें मेन जो कमीशन होता है, जनरली ये देखते हैं कि जो भी बिडिंग एजेंसी है उसने प्रोसेस प्रॉपर फॉलो किया है कि नहीं किया है, पूरी बिडिंग गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किया अंडर सेक्शन 63 उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो अगर ये सब प्रोसेस सब कुछ फॉलो किया गया तो उस केस में जो बिड्स में जो टैरिफ निकल के आती है, वेटेड एवरेज एंड जो भी बिड्स निकल के आते हैं, उसको एडॉप्ट करना ही पड़ता है एप्रोप्रिएट कमीशन को। द एप्रोप्रिएट कमीशन शैल एडजस्ट द रेट ऑफ टैरिफ ऑन एनुअल बेसिस बेस्ड ऑन द एक्चुअल्स। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर फ्रॉम द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर दीज रूल्स shall be allowed to retain only the trading margin as specified in the agreement or the regulations or as may be determined by the appropriate commission। जो इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर है, जैसे बीच में कि सेकी, NTPC जैसे आज की डेट में इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर की तरह काम कर रहे हैं, ये केवल ट्रेडिंग मार्जिन ही रखेंगे, अलग से कुछ प्रॉफिट या अलग से कुछ चीज़ें इनको नहीं मिलेंगी कि मतलब इस रेट में टैरिफ निकल के आ रहा है और उसमें कुछ अपना प्रॉफिट लेकर के फिर दूसरे उसमें डिस्कॉम को दूसरे टैरिफ ऑफर कर रहे हैं, नहीं। जो उनका ट्रेडिंग मार्जिन है, और जनरली आज की डेट में जो ट्रेडिंग मार्जिन है वो 7 पैसा पर यूनिट का ट्रेडिंग मार्जिन है, तो केवल ट्रेडिंग मार्जिन ही इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर को मिलेगा। तो होप दोस्तों ये जो रूल्स है अभी ये कंप्लीट हो गया, और होप कि आपको ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।